हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। ये कैसे हैं आप लोग? मस्त मस्त। आज से आपके जो ड्यूरेशन है वो 1.5 से 2.25 घंटे हो गया। धीरे धीरे ये और बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, 1.5 से 2.25 घंटे आज आपकी प्रैक्टिस है और धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मंडे से आपको कुछ नई चीज़ें और मैं दूंगा। ठीक है, तो अभी बस समय दे दीजिए, एक दिन और। अभी अभी मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। आपके टेस्ट वाला है क्वेश्चन, जो आप बताएंगे वही मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या भूल गया? चलिए स्टार्ट करूं। ओके, तो ये आपके 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस जो का टेस्ट हुआ था, आपको याद हो, उसी के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, जल्दी आपको देखो इतना मिलेगा। ऐप पर आपको 1.5-2 घंटे के हिसाब से टाइम मिलेगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा, तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, आपको इतनी मेहनत मैं करूंगा, बस आप तैयार रहो, आप खुद करो मेहनत। ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। और कुछ नए तरीके से देखो, क्वेश्चन आ गया, चमत्कार हो गया। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको कर लोगे आप। आगे बढ़े, क्या करना है इसमें? 14th टर्म चाहिए इसमें, 14th टर्म चाहिए। तो यार टी एन वाला फॉर्मूला क्या होता है? a+n-1 × d। ठीक है, टी एन क्या होगा? a+n-1 × d। इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। बताने की जरूरत तो है नहीं, इसको बताने की जरूरत है। हिंट दे देता हूं मैं, बाकी आंसर की। अच्छा ये बताओ, ये डीपीपी फॉर्मेट में अपलोड है कि नहीं आपके पास? ये टेस्ट डीपीपी फॉर्मेट में अपलोड है कि नहीं है? टेस्ट के फॉर्मेट तो है, क्या ये डीपीपी फॉर्मेट में अपलोड है क्या? डीपीपी फॉर्मेट में अपलोड है क्या ये टेस्ट? ये टेस्ट हुआ था वो डीपीपी फॉर्मेट में अपलोड है क्या? क्या डीपीपी फॉर्मेट में अपलोड है? क्योंकि फिर मैं नहीं अपलोड है तो मैं आंसर की और वो दोनों अपलोड करा देता हूं। हाँ, इसको मैं डीपीपी फॉर्मेट में अपलोड करवा देता हूं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप आंसर की साथ में भी रखना। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं हिंट, देखो जो आसान क्वेश्चन है उसकी मैं हिंट दे दूंगा, जो थोड़े टफ लगेंगे उनको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ए कितना है इसमें? ए कितना है इसमें? ए आपका कितना है? 3 है। और डी क्या है? इनके बीच में डिफरेंस वो कितना है? -2 है। आपको T14 चाहिए। T14 क्या होगा? a+14-1 × d, मतलब a+13d, a+13d। ठीक है, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो क्या करोगे आप? हिंट दे रहा हूं, कराऊंगा नहीं मैं। अब मैं आंसर की, 1 मिनट सुनिए। तब आंसर भी रहेंगे तो आप लगा लीजिएगा, बस हिंट दे रहा हूं। इसको आप क्या करोगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। इसको आप टी एन मानोगे, 102। ए कितना होगा? 7। डी कितना होगा? 5। ये टी एन बराबर a+n-1 × d लगा दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन क्या है? मिडिल टर्म चाहिए, तो मिडिल टर्म तो निकाल लोगे। मिडिल टर्म, पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने होंगे, उसके लिए आप इसको टी एन मानोगे। इसको आप क्या मानोगे? ए मानोगे। टी एन 123, और डी कितना हो जाएगा? 6। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक टर्म कितने हैं, यहां से यहां तक टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है।
और वो पता लग जाएगा, यदि पदों की संख्या पता लग जाएगा तो जैसे कि मान लीजिए n ऑड होगा n इवन होगा तो ये सब भी है। अच्छा बताओ कौन से क्वेश्चन कराऊं फिर मैं इसमें। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 पदों का योग चाहिए तो क्या लगाएंगे, Sn क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप लगा लीजिएगा। S10 10/2 2a प्लस 9d, और a का मान कितना है यहां पर 8 है, पहला टर्म कितना है 8 है, और d कितना है 6 माइनस 8 माइनस 2 है, तो लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखिए Sn दिया गया है आपको, Sn बराबर n स्क्वायर a प्लस n/2 n माइनस 1, ये आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, ये क्या है Sn है, और आपको क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस, आपको d चाहिए। ठीक है बेटा, आंसर मुझे नहीं पता है, तो कौन सा मैं कराऊं फिर, ये तो बताओ, फिर हार्ड क्वेश्चन में कौन सा कराऊं फिर, आप कि मैं हिंट देते चल रहा हूं, क्या करूं मैं इसमें, कौन सा हार्ड है फिर ये कैसे डिसाइड होगा। ये वाला करा दूं 6 नंबर, मैं तुमसे पूछूंगा तो फिर टाइम लगेगा तुम्हारा जवाब आने में। अरे यार इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लोगे फिर मिडिल टर्म पता नहीं लग जाएगा यार। ठीक है, तो देखो इसमें नंबर Tn बराबर 123 हो जाएगा, और 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 120/6 प्लस 1, ये आ जाएगा n, n बराबर कितना आ जाएगा 21, 21 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा 21, ऑड है तो 21 प्लस 1/2, ये मिडिल होगा, मतलब 11th टर्म जो होगा वो मिडिल होगा। ठीक है, तो 11th टर्म T11 क्या मिलेगा, a प्लस 10d होगा, a प्लस 10d होगा, a कितना है 3 है, और d कितना है आपका, d आपका कितना है ये 6 है, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कर लो यार, मैं हिंट बस थोड़ा थोड़ा दे दे रहा हूं। चलो मैं आंसर भी ले आया हूं अपने पास, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे आंसर तो याद नहीं, आंसर को नहीं याद करता है यार। ठीक है, चलिए आगे, 5 नंबर कर लोगे, 5 नंबर कर लोगे, 5 नंबर में Sn देखो दिया गया है, आप इससे S1 निकाल लीजिए, S1 हो जाएगा T1, आप S2 निकाल लीजिए, वो हो जाएगा T1 प्लस T2, S2 माइनस S1 कर देंगे, वो हो जाएगा T2। तो देखो S1 से T1 मिल गया, S1 से T1 मिल जाएगा, S2 माइनस S2 निकाल लीजिए, और S2 माइनस S1 T2 हो जाएगा, और D कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, D क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ये वाला करा दूं मैं 6 नंबर, ये करा दूं 6 नंबर, 6 नंबर करा दूं। देखो A1 A2 A3 ये क्या है AP में है, सच दैट क्या प्रॉब्लम है, D जो होता है वो T2 माइनस T1 होता है बेटा। ठीक है, T बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 होगा, तो S1 से T1 निकाल लीजिएगा, S2 निकाल लीजिएगा, S2 माइनस S1 आप T2 आ जाएगा, फिर T2 माइनस T1 T आ जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी, ये करा दूं मैं, ये करा दूं यार, इसको कैसे कर सकते हैं मैं फिर, इस तरह से तो गड़बड़ होगा यार। क्या तुम्हें मैं ये कोशिश करूं कि मैं तुम्हें रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊं।
पीडीएफ फॉर्मेट में? क्या ये मेरे लिए संभव है? पर मैं विचार करता हूं मैं, ठीक है, कि मैं रिटर्न फॉर्मेट में तुम्हें प्रोवाइड कराऊं ये सब चीज़ें, लेकिन इसके लिए मुझे घर पर थोड़ा समय देना पड़ेगा सारा सॉल्व करके। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। चलो A1 A2 A3 क्या है, ये एपी में है। A1 A2 A3 क्या है, एपी में है। ठीक। अब देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मैं करा देता हूं। इस बार आया भी था इसी टाइप का क्वेश्चन, या शायद यही आया था। तो देखिए इसका सम जो है वो 225 दिया गया है। अब आप जानते हो A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, मैं कहूं A1 प्लस A24 जो होगा, A1 प्लस A24 जो होगा, वही वैल्यू 5 और 20 का भी वही सम होगा, 5 और 20 का भी वही सम होगा, और वही सम जो होगा वो 10 और 15 का होगा। मैं आप फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि कोशिश करिएगा कि, ठीक है, ओके, कोशिश करिएगा। देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसमें सबके लिए है। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए भी है, जो अच्छे हैं उनके लिए भी होगा। लेकिन अब आप अपने बारे में भी केवल सोचोगे बेटा तो फिर गड़बड़ है। केवल अपना स्वार्थ सोचोगे। तो मैं कह रहा हूं आप रिकॉर्डेड देख लो, कोई दिक्कत। जिसको लगता है कि ये डीपीपी वो सॉल्व कर चुका है तो इसको वो पीडीएफ से देख ले या रिकॉर्डेड देख ले, चल जाएगा। ठीक है, समय बचाइए अपना। कितना आ जाएगा? A1 प्लस A24, ठीक है, A5 प्लस A20, A10 प्लस A15, ये सब बराबर होंगे। तो हम क्या लिख देंगे इसे? 3 टाइम्स A1 प्लस A24 लिख देंगे हम। 3 टाइम्स A1 प्लस A24 बराबर 225। A1 प्लस A24 कितना हो जाएगा? 75। अब ये बताओ ये क्या पूछ रहा है? ये सब एपी में है तो 24 टर्म का समेशन पूछ रहा है ना, 24/2। तो n/2 a प्लस एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? Sn बराबर n/2 a प्लस एल लगाएंगे। या फिर आप ही नंबरिंग बता दो इसमें, कि आपने टेस्ट दिया होगा, इसमें कौन कौन से नंबर आपसे आपको जानने हैं वही बता दो मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 24/2, 24/2 a प्लस एल मतलब A1 प्लस A24। पहला टर्म क्या है? A1, लास्ट टर्म क्या है? 24। A1 प्लस A24, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 900। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन वाला कर लोगे आप? ये नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल ये कर लोगे? ये टेस्ट के क्वेश्चन है, ये टेस्ट के क्वेश्चन है। जो आपको मैंने टेस्ट दिया था सीक्वेंस सीरीज का, ये उसके क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको कैलकुलस की प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करिए। कैलकुलस की प्रैक्टिस ट्यूसडे से या मंडे से कैलकुलस की प्रैक्टिस भी होगी। चलिए बताइए। मैंने कहा देखो ये जो सीरीज थी उसका कितने टर्म्स आइडेंटिकल हैं, कितने सेम है। जैसे एक तो आपको देखो 5 सेम नजर आ रहा है। इसी तरह से जब ये 60 टर्म तक गई है, ये वाली सीरीज 60 टर्म तक गई है, ये वाला 50 टर्म तक गया है, तो कितने टर्म्स सेम होंगे? जैसे ये एक सेम है, यहां तक एक सेम है। ठीक है, जैसे फिर आगे वाला
3, 5, 7, 9, फिर 11, दूसरा वाला देखो 11 भी सेम है। इसी तरह ये 60 टर्म तक 50 टर्म तक गया है, तो कितने सेम है? तो ये बताइए, आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि ये 60वां टर्म क्या है और ये 50वां टर्म क्या है, तभी तो अंदाजा लगाएंगे हम। तो इसका 60th टर्म निकालिए 2, 5, 8, 11 का। इसका 60th टर्म क्या होगा? T60 A प्लस 59 इंटू डी कितना हो जाएगा? 2 प्लस 59 इंटू डी कितना है? 3। कितना हो जाएगा ये? 179 होगा क्या? ये 179 हो जाएगा। तो ये गया होगा 60 टर्म, जो गया होगा 179 तक गया है। अब 50वां टर्म क्या होगा इसका? 3 प्लस 49 इंटू डी, डी कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 91। 50वां टर्म A प्लस 49 इंटू डी, डी तो आपका 2 ही है। कितना हो गया? 91 तक गया है। बताइए। नहीं, 101, सॉरी 101, 101 तक, 101 तक, 101 तक जाएगा, 101 तक। अब ये बताइए कि अब कॉमन क्या हो सकता है? 101 से बड़ा तो कॉमन नहीं हो सकता है, 101 से बड़ा तो कॉमन नहीं हो सकता है, 101 से बड़ा नंबर तो कॉमन नहीं हो सकता ना इसमें। मैक्सिमम जो कॉमन नंबर हो सकता है वो 101 हो सकता है। मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है वो 101 हो सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं होगा। अब बताइए, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। यदि ये दोनों एपी में है, ठीक है, यदि ये दोनों एपी में है, यदि ये दोनों एपी में है, तो जो जो कॉमन टर्म की एपी आएगी, जो कॉमन टर्म आएगा वो भी एपी में होगा, वो भी एपी में होगा। जो कॉमन टर्म आएगा वो भी एपी में होगा। यदि ये एपी में है और ये एपी में है, तो कॉमन टर्म भी क्या आएगा? एपी में आएगा। तो कॉमन टर्म 5 मिला। अच्छा, जो कॉमन टर्म आएगा वो भी एपी में होगा। उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। इन दोनों, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। इसका मतलब अगला टर्म 11 होगा, फिर 17 होगा ये, ठीक है। ये 6 कॉमन डिफरेंस होंगे। और मैक्सिमम जो कॉमन टर्म हो सकता है, जो मैक्सिमम, वो 101 हो सकता है। उसके आगे कोई कॉमन टर्म नहीं आने वाला, क्योंकि उसके आगे इसमें नहीं है। अब ये इसको टीएन मान लीजिए। 101 बराबर 5 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो ये कितना हो जाएगा ये यहां से बताओ? 96। तो n बराबर यहां से आ जाएगा 17। तो ये जो है वो 17वां कॉमन टर्म है। वो क्या है? 17वां कॉमन टर्म है। ये क्या है आपका? 17वां कॉमन टर्म है। देखिए, जीपी के क्वेश्चन जनरली आपके में नहीं आए हैं आज तक, तो जीपी वाला छोड़ दो। वैसे जीपी भी बनती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एपी में है, ये एपी है, तो कॉमन टर्म भी एपी में होगा। और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों के एलसीएम का क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये 5, फिर 11 और 17, और लास्ट मैक्सिमम कितना होगा? 101 हो सकता है। देखिए, हर एक क्लास करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कराऊंगा। आपको लगता है कि कोई चीज जो सर पढ़ा रहे हैं, वो जो डीपीपी सॉल्व करा रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो पहले से मैं कर चुका हूं, तो आप जरूरी नहीं कि उसको लाइव अटेंड करें, तो रिकॉर्डेड देख लें या पीडीएफ से काम चला लें। मैं तो सबके लिए पढ़ा रहा हूँ ना बेटा। मैं ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा कि मैं कोई जो बच्चे सारा लगा चुके हैं मैं उन्हीं को केवल पढ़ा रहा हूँ। मेरे लिए तो सब इंपॉर्टेंट हो। मैं आप सबको लेके चल रहा हूँ। अब उसमें आपको सोचना है कि आपको कितना है। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी बात है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं बांट रहा हूं रसगुल्ला, और तुमने पहले ही 10 लपेट के रख लिया है। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं बांट रहा हूं तो तुम 20 खा जाओगे, और ठीक है, तब तक तुम और देख लो। रसगुल्ला से मन तुम्हारा भर गया है, तो एक काम कर लो, तुम जलेबी खा लो जाकर, मतलब दूसरा वाला लगा लो, ठीक है। बाद में जब थोड़ा सा शांत हो जाएगा पेट, तो आके फिर से खा लेना। तो ये आपको सोचना है। मैं तो बांटूंगा ही, ठीक है, मैं तो रसगुल्ला बांटूंगा ही। अब उसमें आपका पेट भरा है या नहीं भरा है, ये आपको डिसाइड करना है।
ठीक है, सब कराऊंगा यार, एक ही दिन में सब करा लूं, एक ही दिन में, पहली दिन से शुरू हुई है प्रैक्टिस प्रॉपरली, पहले दिन ही सब करा लो। है, संडे को, संडे को कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एकदम, यूट्यूब पर तगड़ा वाला, सब कुछ करा दूंगा उसमें, टेंशन मत लो। ये तो एग्जाम्पल से ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एग्जाम्पल से ही हो जाएगा, ये तो एग्जाम्पल से ही कर लोगे, ये एग्जाम्पल से ही कर लोगे। ठीक है, ये बताइए क्या होगा इसमें, क्या होगा? सबकी होगी दादा, एक ही दिन में नहीं हो जाएगी, टेंशन मत लेना तुम। मेरे भाई चौहान जी, नेक्स्ट क्लास किसका होगा? अरे भैया सब होगा, एक ही दिन में सब कुछ पूछ लो यार, सब एक ही दिन पढ़ा दूं मैं, सारे चैप्टर आज ही खत्म कर दूं सब। T23 बराबर 40, 23वां पद क्या है? वो 40 है, मतलब A+22D 40 है। और आपको 45 टर्म का समेशन चाहिए, 45 टर्म का समेशन क्या होगा? 25/2 2A+44D। बस यहां से दो काट लोगे तो A+22D हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? नाइन्थ का जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है, बी वाला आ रहा है आंसर। चलिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन मीन वाला है, कर लोगे? मीन वाला, मीन वाला कर लोगे, अर्थमेटिक मीन वाला। देयर आर एम एम्स बिटवीन 1 and 31, 1 और 31 के बीच में आपने एन एम्स डाल दिए हैं, एन एम्स डाल दिए हैं, ठीक है, एन एम्स डाल दिए हैं। ठीक है, 1 और 31 के बीच में क्या है? एन एम एम्स डाल दिए हैं, एम एम्स डाल दिए हैं आपने। इफ द रेशियो ऑफ सेवेंथ, मतलब A7 और AM-1 आपको 5/9 दिया गया है, तो आपको M/7 की वैल्यू चाहिए, इसका मान चाहिए, M/7 का मान। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? A7 मतलब A+7D होगा, AN बराबर होता है A+ND, याद रखिएगा, AN बराबर। और AM-1 क्या होगा? A+M-1 इंटू डी होगा, ये आपको दिया गया है 5/9। ए कितना है आपका? पहला टर्म 1, 7। अच्छा, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, डी, डी क्या होता है? डी, डी क्या होता है बेटा? डी क्या होता है, जल्दी बताइए, डी क्या होता है? डी, डी होता है B-A, 31 - 1, ठीक है, B-A/N+1, N मतलब यहां पर एम एम्स डाला है आपने, M+N, कितना हो जाएगा? 30/M+1, तो 1+M-1 इंटू 30/M+1। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। A+7D होगा भैया, AN बराबर A+ND होता है, जो सेवेंथ होगा वो एट्थ टर्म होगा, तो एट्थ टर्म क्या होगा? A+7D होगा ना, ये होगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। हाँ, B-A/N+1 होता है, 31 - 1 अपॉन जितने आपने डाले हैं +1। अब इसको कैलकुलेट तुम करो फटाफट, ये कैलकुलेशन करिए, जल्दी बताइए मुझे आंसर, खुद करो, अब तो कर लो कैलकुलेशन, तभी तो एग्जाम में जल्दी करोगे क्वेश्चन। अभी स्पीड बढ़ाओ, ये सब कैलकुलेशन से घबराओ मत, क्योंकि एग्जाम में करना ही पड़ेगा अब। अभी आप ये सब करोगे कैलकुलेशन, तभी आपकी स्पीड बनेगी। तो जल्दी बताइए मुझे करके, यहां से m का मान कितना आया? मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं है। यहां से m का मान बता दीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा ये? M+1 तो कट जाएगा ये,
m प्लस कितना हो जाएगा ये 211, और नीचे कितना हो जाएगा ये m+1 प्लस 30m माइनस 30, 5 × 31m और -5 × 29 बराबर 9m प्लस 9 × 211। कर लो यार कैलकुलेट, कितना आ रहा है ये? कुछ कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। क्या आएगा कैलकुलेट होके? कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें लग रहा। जल्दी बताइए कैलकुलेट होके कितना आया? कैलकुलेट होके कितना आया ये फटाफट बताओ। 155m माइनस 9m बराबर 29 × 5 प्लस 9 × 211। बताइए कितना आ रहा है? 146m आ रहा है ये, 146m बराबर कुछ आ रहा है ये 29 × 5 प्लस 9 × 211। कितना आंसर आ रहा है कैलकुलेट होके? एम की वैल्यू कितनी आ रही है? एम की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? देखो 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा ये। कुछ कटना चाहिए था ना इसमें, कुछ कटता तो जल्दी हो जाता ये। कितना 2044 है? ऐसा है क्या? फोर्टीन आ रहा है। 2044 में 146 से डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा और कितना बचेगा? 584, 416, कितना बचेगा ये? एम का मान 14 आ रहा है, तो 14 आएगा तो फिर 2 आ जाएगा ये। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। एम का मान 14 आ रहा है, 2144 आ रहा है, 2044 बता रहा था। चलो जो भी है, एम आ जाएगा तो m/7 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? m का मान 14 आ रहा है तो m/7 कितना आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने यहाँ लगाया है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कैलकुलेशन वो आपका रोल है ही है, ठीक है, वो तो आपको आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ टर्म, ठीक है, तो देखो यहां से आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। फिफ्थ टर्म मतलब Tn क्या होता है? AR⁻n-1। तो पांचवा टर्म क्या हो जाएगा? AR⁻5-1 मतलब AR⁻4। ए कितना है आपका? √3। ए क्या होता है? पहला टर्म। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, सार्वनुपात। क्या होता है? दिस अपॉन दिस। वो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बाकी आप कर लोगे, मैं आपको डीपीपी अपलोड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, वहां से आंसर देख लीजिएगा इसका। ठीक है ना? आगे बढ़ूं? आर कितना आ गया इसका? 1/3 आ गया। ए कितना आ गया? √3 आ गया। और T5 कितना हो जाएगा? AR⁻5-1 AR⁻4 हो जाएगा। ठीक है, सम चाहिए तो सम का क्या फॉर्मूला होता है? 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 AR⁻n-1 अपॉन R-1 जब R 1 से बड़ा होता है, और A1-R⁻n अपॉन 1-R जब R 1 से छोटा होता है। तो ये वाला लगा लीजिएगा। A कितना है इसमें? 1/2। R कितना है इसमें? दिस बाई दिस मतलब 1/2। ये उठा के लगाना ही तो है फॉर्मूला, लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
तो ए बता दिया मैंने, आर बता दिया मैंने, एन बता दिया 8, फॉर्मूले में रखिए। इन सब करिएगा जिनको ये सब नहीं किए हो। मैं क्लास खत्म होने के बाद ये डीपीपी और आंसर की ये दोनों अपलोड कर दूंगा। आप वहां पर ये सब करिएगा खुद से। ये सब करेंगे तभी कैलकुलेशन अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 81। फिफ्थ टर्म क्या होता है? ए आर की पावर 4, वो क्या है? 81 है। ठीक है, फिफ्थ टर्म। और एट्थ टर्म क्या है? ए आर की पावर 7, एट टर्म, वो क्या है? 2187। और आपको चाहिए थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करिए, ए निकालिएगा, आर निकालिएगा, इन दोनों का इस्तेमाल करके यहां डाल दीजिएगा। समझ रहे हो? देखो पांचवा टर्म आपको 81 दिया था, आठवां टर्म मतलब ए आर की पावर 7 2187 दिया था। आपको तीसरा टर्म निकालना था, मतलब ए आर स्क्वायर निकालना था, ए आर स्क्वायर निकालना था। ठीक है, ए आर स्क्वायर निकालना था। तो ए और आर यहां से निकालिएगा सॉल्व करके और यहां डाल दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टर्म देखो चाहिए, इसका क्या चाहिए? पांचवा टर्म। इस जीपी का पांचवा टर्म चाहिए। तो पांचवा टर्म क्या होगा? ए आर की पावर 4। पांचवा टर्म क्या होगा? ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 4। बेटा मैं भी जल्दी ही आपको क्वेश्चन अपलोड करवाऊंगा, टफ क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का, तो आप लगाइएगा, फिर उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं जल्दी ही। अभी यार अब बताओ, तुम टेस्ट के डिस्कशन बोलते थे, अब टेस्ट का डिस्कशन कराने लगा तो तुम्हारा अलग ही अब रोना शुरू कर दिया। कभी कहोगे डीपीपी नहीं कराते, फिर कहोगे ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। अब कठिन तो बेटा, कठिन क्या है? अब हर एक बच्चे के लिए तो अलग अलग कठिन है, तो बताइए कठिन कैसे डिसाइड होगा? फिफ्थ टर्म चाहिए मतलब ए आर की पावर 4 चाहिए। अब पहले देखो, ये तीन टर्म जीपी में दिए होते हैं, जब एबीसी जीपी में दिए होते हैं तो क्या लगाते हो? बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो आपको क्या करना है? ये तीन टर्म दिए गए हैं तो इसमें क्या करना है? बी स्क्वायर बराबर ए सी लगाना है इसमें, और यहां से क्या मिलेगा? एक्स मिल जाएगा। यहां से एक्स मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा? देखो जब कभी भी एबीसी जीपी में होगा तो क्या करोगे आप? बी स्क्वायर बराबर ए सी लगाओगे, यहां से एक्स मिल जाएगा। एक्स मिल जाएगा तो ये पहला टर्म मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा, तो ए मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। और वहां से एक्स यहां पुट करोगे तो ए और आर मिल जाएगा। वो ए और आर यहां इस्तेमाल करके पांचवा टर्म पता कर लोगे, पांचवा टर्म पता कर लोगे, कर लीजिएगा ये। ठीक है, चलिए 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/7, सब 9 की पावर है। तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनफाइनाइट जीपी। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट जीपी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या हो गया? अनंत गुणोत्तर श्रेणी, इनफाइनाइट जीपी हो गया, इनफाइनाइट जीपी हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी हो गया। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। ए कितना है इसका? 1/3। आर कितना है? 1/9 को 1/3 से डिवाइड करोगे 1/3, बस निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। nth टर्म ऑफ ए जीपी इज 128। nth टर्म मतलब ए आर की पावर n-1 128 दिया गया है nth टर्म ऑफ ए जीपी। एंड सम ऑफ एन टर्म Sn आपको दिया गया है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 255, 255 दिया गया है। ठीक है, इफ इट्स कॉमन रेशियो इज 2, आर आपको क्या दिया गया है? 2। आर आपको क्या दिया गया है? 2। आपको पहला टर्म चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। ठीक है, जैसे ही आर बराबर 2 डाल दोगे, ठीक है, तो
यहां से ए और एन में एक इक्वेशन मिलेगी, यहां से ए और एन में इक्वेशन मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करके आपको ए निकालना है। कैलकुलेशन आपके भरोसे छोड़ रहा हूं मैं, करिएगा। तरीका मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ओके, मैं फुली कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बस अभी मैं वादा नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश ये है कि पॉसिबिलिटी ये हो कि कुछ मैं क्वेश्चंस आपको इनको सॉल्व करके मैं आपको अपलोड करवा दूं, ठीक है, जिससे आपके लिए आप देखकर उसे आसानी से समझ सको। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लास में कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने आप समझ जाएंगे। ये मेरी कोशिश है, अब इस पर कितना काम हो पाएगा देखते हैं, ठीक है। बाकी चलिए, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। अब थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। यहां पर r बराबर 2 इस्तेमाल करिए तो देखो हो जाएगा a इंटू टू की पावर n माइनस वन बराबर 128। r बराबर 2 यहां इस्तेमाल कर लोगे तो a और n में यहां इक्वेशन, a और n में यहां इक्वेशन, दोनों को आपस में सॉल्व करिएगा। आइए यहां पर इसको बता दूं, इसको बता दूं, इसको बता दूं। एक चीज याद रखिएगा, यदि x पॉजिटिव है तो x प्लस वन बाई एक्स जो होता है वो 2 या 2 से बड़ा होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है। और x यदि निगेटिव है तो x प्लस वन बाई एक्स जो होता है वो -2 या -2 से छोटा होता है। तो ये चीज तो याद ही रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों चीजें पता है कि नहीं आपको? यदि x पॉजिटिव है, यदि x पॉजिटिव है, यदि x पॉजिटिव है तो x प्लस वन बाई एक्स हमेशा 2 या 2 से बड़ा नंबर आएगा। और यदि x निगेटिव है तो x प्लस वन बाई एक्स जो होगा वो -2 से छोटा या -2 के बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं ए बी सी, वो क्या है जीपी में। ये 3 अलग अलग नंबर हैं, ये 3 अलग अलग नंबर हैं जो जीपी में है। तो क्या हो सकता है, मैं ए को ए मान सकता हूं, बी को मैं ए आर मान सकता हूं और सी को मैं ए आर स्क्वायर मान सकता हूं। ये कोई गलत बात है क्या? सबसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये मान सकता हूं मैं, ए बराबर ए मान सकता हूं, बी बराबर ए आर मान सकता हूं, सी बराबर ए आर स्क्वायर मान सकता हूं मैं। चलेगा ये बताइए, ठीक है, ये मान सकता हूं मैं। अब कंडीशन क्या दी गई है देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स बी। अब मैं वैल्यू डाल देता हूं, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर और बी को ए आर डाल देता हूं। ए कट गया, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बराबर एक्स। दोनों में फिर आर से डिवाइड कर दिया मैंने। क्या कर दिया? आर से डिवाइड कर दिया मैंने। अब बताइए एक्स कितना हो गया, ये आर प्लस वन बाई आर प्लस वन। ये एक्स आया कि नहीं आया ये बताइए। क्या इस पर एग्री करते हो? फिर आगे मैं बताता हूं आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर एबीसी जो जीपी में है, मैंने मान लिया ए आर स्क्वायर, उठा के वैल्यू डाल दी। अब वहां से एक्स के बारे में देखो, यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है? एक्स के बारे में पूछ रहा है, एक्स के बारे में पूछ रहा है। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने, वो आर प्लस वन बाई आर प्लस वन की है। अब आर बताओ, आर 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो जब आर, वेन आर ग्रेटर देन 0 जब होगा, जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये बताओ आर प्लस वन बाई आर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। जब ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, आर 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जब आर 0 से बड़ा होगा तो ये आर प्लस वन बाई आर क्या होगा? 2 या 2 से बड़ा होगा। यदि हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो आर प्लस वन बाई आर प्लस वन क्या हो जाएगा? 3 या 3 से बड़ा हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इक्वलिटी तभी लगेगी जब ये 1 होगा, जब x बराबर क्या होगा? 1 होगा। यहां पर क्योंकि 3 अलग अलग नंबर है, ठीक है, तो 3 अलग अलग नंबर है ना, तो यहां पर इक्वलिटी ना हटाकर हम इनइक्वलिटी यहां पर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये क्वांटिटी हो गई x ग्रेटर देन 3 हो गई, x क्या हो गई? ग्रेटर देन 3 हो गई। भाई यही तो x माना था हमने,
x क्या हो गया, 3 से बड़ा हो गया, तो x 3 से बड़ा हो गया, 3 से बड़ा तो केवल इसी में है ना, यही आएगा। और दूसरा और भी देख सकते हो, जब r निगेटिव होगा तो r प्लस 1/r जो होगा वो लेस देन -2 होगा, जब r निगेटिव होगा। लेकिन आपको तो भाई x के बारे में पता करना ना, तो आपको +1 करना होगा, इधर +1 कर दीजिए, इधर +1 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया x, तो x लेस देन कितना हो गया, ये बताओ, -1 हो गया कि नहीं। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, x लेस देन -1 हो सकता है, x ग्रेटर देन 3 हो सकता है। समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन, बताइए, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या आपको, बताओ, समझ में आ गया क्या। चलिए, ये वाला तो बड़ा है, कर लोगे ना ये, बता चुके हो या तो कर लोगे, क्लास में बताया है मैंने ये बता दूं, डरावना सा लग रहा है देखने में आपको। क्या कर लें इसमें, यहाँ 1 2 4 मानना चाहते हो, इससे ये कहाँ मिलेगा, हाँ, चलो 1 2 4 मान लो, 4 2 6 1 7, 7 बराबर कितना आ गया, एक्स बी, ठीक है, क्या आ गया, एक्स बी मतलब एक्स इंटू बी कितना है 2, एक्स बराबर आ गया 3.5, ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया 3.5। तो अभी आप कह सकते हो भैया 3.5 है तो 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा तो इसी में दिख रहा है, तो ये, लेकिन ये उलझा सकता है, ये तरीके कई बार हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहां पर केवल x बराबर 3 होता तो क्या करते, केवल x बराबर 3 एक ऑप्शन होता, तब क्या आपका आंसर सही था। चलिए मान लीजिए ठीक है, इसमें आपने कर दिया, लेकिन कल को x ग्रेटर देन 3 यदि होता, ये आंसर लाना जबरदस्ती वाला पढ़ाई मत करा करिए। आप क्या करते हो, आंसर जबरदस्ती लाने वाली पढ़ाई करते हो कई बार, शायद आपको ये सिखाया जाता है, गलत तरीका है। आपने चलो वैल्यू डाल दी, आपने कहा x की वैल्यू 3.5 आ गई, तो क्योंकि ये वाला ऑप्शन था तब तो ठीक है, x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, यदि केवल x ग्रेटर देन 3 होता तो कौन सा आंसर मारते आप एक ऑप्शन में, क्योंकि सही आंसर तो ये है। इस तरह से वैल्यू डालकर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करा करिए, वो केवल जबरदस्ती लाए जाते हैं आंसर। हमें पता होता है कि यार यही ऑप्शन सही है, अब उसको भिड़ा दिए, देख लिया, लेकिन कल को ऑप्शन बदले जा सकते हैं, इसलिए वो तरीके अच्छे नहीं होते हैं। नहीं तो आपको सारे टीचर्स आपको ऐसे ही पढ़ाते हुए मिलते और बुक में भी ऐसे ही लिखा होता, और ये बेकार सब तरीके होते हैं, ठीक है। इससे आप गलत बहुत करके आओगे, इस तरीके को अपनाओगे ना तो बहुत गलतियां करके आओगे क्वेश्चन में। इसको करा दूं, डरावना तो नहीं लगे, डरावना है, आसान क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज S1, मतलब S10 जो है 10 टर्म का समेशन, मतलब AR⁻10 - 1 अपॉन R-1, ये आपका क्या है, S1 है, ये आपको S1 बोला है उसने, 10 टर्म का समेशन, ठीक है। भाई बताने को तो मैं भी बता दूं कि चलो वही आंसर सही है, 1 2 4 डाल दो, पर ये कोई सलूशन, ये कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं होता। आप खुद सोचिए, यदि इस तरीके से सेकंडों में आंसर आ जाते तो
तो क्यों बच्चे जब एग्जाम देकर आते हैं एनडीए का, तो क्यों कहते हैं कि यार कट ऑफ क्लियर होने में प्रॉब्लम आ रही है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पेपर आपने भी दिया है, आप भी बच्चों अपने फ्रेंड के साथ मिलते हो। यदि इतना शॉर्टकट लगता तो क्यों इतनी कम मेरिट जाती है मैथ्स में? आप अपने आसपास जब पूछते हो बच्चों से, तो शायद आपको सुनने को 150 से ऊपर मिलता ही नहीं है किसी के मुंह से कि मेरा 150 से ऊपर नंबर आ रहा है। तो आखिरकार वो नंबर कौन लाता है? यदि इतना शॉर्टकट लग जाता और 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, तो फिर टॉपर 6 650 कैसे पा रहा है? बस वो मैथ में 300 तो 300 नहीं पा जाता होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम में नहीं लगते हैं हर एक क्वेश्चन में। शॉर्टकट तभी लगेगा जब आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करके जाओगे, तभी शॉर्टकट लगेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन में गलती करके आओगे, ठीक है? जब बच्चा पेपर देकर आता है तो उससे तब उससे मिलोगे ना, तो वो कहेगा सर 100 नंबर भी नहीं आएंगे सर, डर लग रहा है। आप सोचिए, यदि वो 100 नंबर भी नहीं ला पा रहा है, तो इसका मतलब है वो 40 क्वेश्चन भी सही करके नहीं आ पा रहा है 150 मिनट में। मतलब हर क्वेश्चन को 4 मिनट देने के बावजूद उसके कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही हैं, तो फिर कहां समय जाता है? फिर वो लगता है। आप खुद सोचिए, आप अपने आसपास देखिए कितने ऐसे बच्चे आपको मिले हैं जो 150 से ऊपर नंबर पाए हैं। तो आखिरकार वो 20 सेकंड में सॉल्व करता कौन है एग्जाम में? कौन करता है क्वेश्चन को 20 सेकंड में सॉल्व? कोई नहीं कर पाता, ठीक है? वो केवल अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, इसलिए हमें वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन आप खुद देखिएगा, आपको लगता है कि किसी चैप्टर के आप शॉर्टकट खूब पढ़ लीजिए कहीं से भी दुनिया में, मैं आपको एक टेस्ट पेपर बना के दूंगा, उसमें आप लगा के देखिएगा कितने क्वेश्चन में और कितनी जल्दी लग रहा है। क्या उससे कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो फिर सिंपल सी बात है। मैं आपको प्रैक्टिकली कह रहा हूं ना, आप मेरे से कहिएगा। मैं आपको टेस्ट पेपर बना के दे रहा हूं, आप शॉर्टकट कहीं से भी सीख लीजिए और उसको 20-20 सेकंड में लगा दीजिए। आप मेरे से कहिए कि सर आप बेकार बातें करते हो, हम तो शॉर्टकट से लगा दे रहे हैं क्वेश्चन। मैं आपको खुला कह रहा हूं, कहीं पर भी दुनिया में जाके पढ़ लीजिए, किसी भी से भी पढ़ लीजिए। हाँ, मेथड नहीं, मेथड तो यार अच्छी बात है, मेथड से हो जाएगा, शॉर्टकट से आप पेपर में अप्लाई करके देखिए ना कि वो हो रहे कि नहीं हो रहे। और यदि हो जा रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो आप मेरे से आकर कहिए कि साहब आप गलत बोलते हो, मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है? आप कहिए गलत, आप किसी की भी पढ़ लीजिए, आप सीक्वेंस सीरीज के पढ़ लीजिए, क्वाड्रेटिक पढ़ लीजिए, कॉम्प्लेक्स पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर आइएगा मेरे से बोलिएगा कि सर मैं तो सेकंडों में लगा ले रहा हूँ, वो मैंने यहाँ से वो पढ़ा, हमने सेकंडों में क्वेश्चन लगा ले रहा हूँ सारे, ट्रिक लगा लगा के। तो कहिएगा सर आप बेकार की बातें करते हो, ठीक है? चलिए, तो S1 ये हो गया। अब देखिए, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स, जो 11th से शुरू होकर 20 तक जाएगा उसका सम क्या है? S2 है। नेक्स्ट 10 टर्म का समेशन, नेक्स्ट अगले 10 पदों का योग, अगले 10 पदों का योग, ठीक है? अगले 10 पदों का योग जो है वो क्या है? करण साहनी जी, आप छोड़ दीजिए वो कहानी को, किसी की कहानी को छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ सिलेक्शन, आप जाके किसी को देखने नहीं जा रहे हो कोई कितना करा रहा है, ठीक है? वो छोड़ दो कहानी। सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स, नेक्स्ट 10 टर्म का समेशन। एक बात बताइए, सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे अंशु जी हैं, जूही जी हैं, मान लीजिए जूही जी हैं, ठीक? चलिए मैं हूं, आप खुद प्रैक्टिकली देखिए, जैसे मैं हूं, सारे इंडिया के सारे बच्चे मेरे से आकर पढ़े एनडीए, मान लो इंडिया के सारे बच्चे मेरे से एनडीए आके पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां डांस भी करूंगा ना, तब भी सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सोचिएगा इस बात पर।
मैं पूरे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया टीचर हूं, अब बताओ, ब्रह्मांड का। ठीक है, चलिए आप काम करिए बेटा। आप बताइए कि यदि सारे मैं इंडिया के सारे बच्चों को मैं पढ़ाने लगूं तो मैं यहाँ डांस भी करूंगा तब भी रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा ना, यहाँ पर आके केवल गाना गाऊंगा तो भी सुनने को यही मिलेगा कि मेरे सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। सिंपल सी बात है। आप केवल ये देखते हो कि कोई कितना सेलेक्ट होता है। ठीक है, वो भी सिलेक्शन आजकल का आपको पेपर पढ़ते होगे तो पता होगा। चलो छोड़ो। S2 बराबर कितना है? S2 बराबर नेक्स्ट 10 टर्म का समेशन। अच्छा, नेक्स्ट 10 टर्म है तो उसका पहला टर्म क्या होगा? देखो, पहला मैं ए नहीं लिखूंगा, आर की पावर 10 -1 अपॉन आर -1 तो होगा, लेकिन जो पहला टर्म होगा वो 11th टर्म होगा। पहले 10 टर्म का समेशन मैंने ये लिख दिया, लेकिन पहले 10 टर्म के समेशन में जो पहला टर्म हमारा ये था, लेकिन जो नेक्स्ट 10 टर्म का समेशन होगा उसका पहला टर्म ए नहीं होगा। ए नहीं होगा। क्या होगा? ए नहीं होगा। ठीक है, तो कितना होगा? ये ए आर की पावर कितना लिखूं मैं? 10 लिखूंगा ना। 11th टर्म, जो 11th टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, वो फर्स्ट टर्म होगा, वो फर्स्ट टर्म होगा, वो प्रथम पद होगा। ठीक है, वो फर्स्ट टर्म होगा। बेटा पढ़ाई करो, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दो। ठीक है, ये कतई ये कतई इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि आपके गांव में सब लोग आईएएस हैं तो आप भी आईएएस बन जाओगे, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये कतई इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके गांव में हर एक घर में आईएएस हैं तो फिर आईएएस आप भी बन जाओगे, या फिर हर एक घर में डिफेंस में लोग हैं तो आप क्योंकि उस गांव के हो तो डिफेंस में हो जाओगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी सिलेक्शन आपकी मेहनत होती है। ठीक है, नहीं तो हर प्रोफेसर का लड़का प्रोफेसर होता, हर क्रिकेटर का लड़का क्रिकेटर होता। क्योंकि तो अपनी मेहनत पर फोकस करिए, ज्यादा इधर ध्यान मत दीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है? कॉमन रेशियो। दोनों को डिवाइड कर दो। सर डिवाइड क्यों किया? हमारे दिमाग में कहां से आएगा डिवाइड किया? ठीक है, बात समझिए। कैसे पता चला हम डिवाइड करेंगे? देखो ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो आप S2 अपॉन S1 कर लीजिए, तो इसमें से ये डिवाइड कर दीजिए तो ये कट जाएगा, ए में से ए कट जाएगा, यहाँ आर की पावर 10 हो जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा? S2 माइनस S1 की पावर 1/10 प्लस माइनस। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चार जीएम इंसर्ट किए गए हैं। 3 और 7 to 9 के बीच में आपको फोर्थ जीएम चाहिए। 3 और 7 to 9 के बीच में 4 जीएम, G1 G2 G3 G4 किए गए हैं। ठीक है, वैसे तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले के तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि हर सब में तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते। तो फोर्थ जीएम निकालना है तो जो जीएन होता है वो ए आर की पावर एन होता है, मतलब G4 जो होगा वो ए आर की पावर 4 होगा। और आर क्या होता है? B/A की पावर 1/n+1। यहाँ B क्या है? 7 to 9। ए कितना है? 3 की पावर 1 कितने जीएम डाले हैं आपने? 4+1। तो यहां से आर आ जाएगा। ए आपको, ये आपका क्या है? ए है, उठा के यहां डाल दीजिए, आर उठा के यहां डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? कर लीजिएगा इससे। ये तो आसान है, दो नंबर हैं उनका, दो नंबर हैं तो आसान है। दो नंबर है उनका एम, दो नंबर का एम क्या होता है? A+B/2, याद रखिएगा। दो नंबर का जीएम क्या होता है? जीएम क्या होता है? AB की पावर 1/2 होता है। दो नंबर का जीएम AB की पावर 1/2 होता है। क्लियर है ये चीज?
अगली बार से आप पढ़ के आना मैं और बताना कि कौन कौन से नंबर मैं आपको बता दूं। ठीक है। कल इसका एक और सेशन होगा, आप इस पूरे में मुझे बता दीजिएगा कि आपके अनुसार कठिन कौन सा है जो मैं आपको बता दूं। ठीक है। कल एक और सेशन होगा इसका, और इसमें आप बता दीजिएगा कौन से आपको कठिन लग रहा है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। सब हो जाएगा। कौन सा बता दूं, ये बता दूं? ABCHP में है तो आपको ये पता करना है ये किस में होगा। जल्दी बताओ। अच्छा ये बताइए 236 किस में है? ये 236 किस में है? AP में, GP में, HP में, किस में? पहले ये बताइए। 236 मैं अपलोड कर दूंगा, आंसर देख लेना आप, आंसर देख लेना आप, अपलोड कर दूंगा मैं, आंसर सब देख लेना। 236 किस में है? AP GP किस में है? 236 किस में है? AP में है, GP में है, HP में है, या किसी में नहीं है? जल्दी बताइए। 3 बराबर चेक करूं? 2 इंटू 6 अपॉन 2 + 6 किसमें है? HP में? किसमें है? तो कभी भी याद रखिएगा, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, 1/3 - 1/2 कितना हो जाएगा ये? -1/6, और 1/6 - 1/3 -1/6। तो कभी भी यदि कोई 3 टर्म HP में होंगे और किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा होगा, जैसे देखो ABC HP में है और जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है वो ABC इन्हीं में टर्म्स में दिया गया है, और नंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ ABC आ रहा है। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ ABC आ रहा है, तो आप हमेशा 236 पुट करिएगा। कभी भी ऐसा दिया गया हो, कभी भी यदि ABCHP में दिया हो और कोई एक्सप्रेशन पूछे जो ABC के टर्म्स में हो और उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ रही है? इंडिपेंडेंट ऑफ ABC आ रही है, तो आप 236 इस्तेमाल करेंगे हमेशा, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। 236 इस्तेमाल करेंगे, तो डाल दीजिए यहां पर। ठीक है। 3 + 2 अपॉन 3 - 2, और B + C मतलब 3 + 6 अपॉन 3 - 6 कितना हो जाएगा ये? 5। और ये कितना हो जाएगा? 9 अपॉन -3, तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो याद रखिएगा ये चीज, यदि ABCHP में होगा तो आपको ये 236 मानना है, और A² B² C² कभी AP में बोले तो आपको क्या मानना है? 1 25 49। क्यों ये मान रहे हैं? क्योंकि यहां से A की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, यहां से A की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। जब कभी A² B² C² बोलेगा AP में तो आप क्या मानोगे? 1 25 और 49। ये आसान करने के लिए है, इक्वेशन आसान हो जाएगा इससे, जैसे ये आसान हो गया। लेकिन याद रखिएगा जो ऑप्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ABC से, उसमें भी ABC नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसमें भी ABC नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें बताइए, यहां पर कॉन्सेप्ट ABC यदि GP में है, ABC GP में है तो क्या होता है बताइए? ABC GP में है तो क्या होता है? जल्दी बताओ। कहां चला गया?
एबीसी जीपी में होता है और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फिर लॉग किस में होता है, लॉग किस में होता है, लॉग किस में होता है, एपी में। कल आप सब लोग पूरे डीपीपी को लगा के आइएगा, फिर बता दीजिएगा मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी किस में आएगा, एपी में आएगा। अब आप 1 जोड़ दोगे तो भी एपी में आएगा, प्रॉपर्टी होती है। यदि आप 1 जोड़ देते हो तो भी एपी में आएगा, प्रॉपर्टी होती है। और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/1 प्लस लॉग ए, 1/1 प्लस लॉग बी, 1/1 प्लस लॉग सी, तो फिर ये एचपी में हो जाएगा। जब आप उल्टा कर देते हो, व्युत्क्रम कर दोगे तो एचपी में हो जाएगा। एबीसीडी एपी में है तो ये पूछा गया है, आप देखो एबीसीडी एपी में है तो आप सबको डिवाइड कर दीजिए एबीसीडी से, तो यहां एबीसीडी से डिवाइड कर दो, 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 तो 1/बीसीडी, 1/एसीडी, 1/एबीडी, 1/एबीसी। ये किस में होगा, एपी में होगा। ये एपी में होगा तो इधर से भी एपी में होगा, तो इधर से भी तो एपी में होगा, तो 1/एबीसी, 1/एबीडी, 1/एसीडी, 1/बीसीडी, ये भी एपी में होगा। भाई इधर से एपी में होगा तो इधर से भी एपी में होगा, इधर से एपी में होगा तो इधर से भी एपी में होगा, ठीक है। अब यदि ये एपी में है, यदि ये एपी में है तो इसका उल्टा एबीसी, एबीडी, एसीडी, एबीसीडी, ये किस में होगा, एचपी में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई भी 3 टर्म यदि जीपी में दिए होंगे कभी एग्जाम में तो क्या करोगे आप। एबीसी जीपी में कभी भी दिए हों और किसी की वैल्यू वैल्यू पूछे, चाहे कोई कंडीशन वंडीशन पूछे, तो लगाना तो आपको बी स्क्वायर बराबर ए सी ही है ना। तो फटाक से आंसर बताइए इसका क्या आएगा, फटाफट आंसर बताइए क्या आएगा। मानते नहीं हो, लगा के बैठे हो। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जिनको मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगा क्या करवाऊंगा मैं, और जिन बच्चों को पहले से लगा के बैठ चुके हैं वो अपना समय बर्बाद मत करिएगा, कुछ और पढ़िएगा। उतने समय, समय बहुत कीमती है, उसको बचाइए, ठीक है। और मैं सोचता हूं कि और क्या बेहतर कर सकता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, वो भी मैं बात करूंगा, ठीक है, अपनी टीम से क्या और बेहतर हो सकता है आपके लिए। अच्छा मंडे को जो हाइपरबोला वाला पार्ट बचा था, मंडे को मैं बता दूं आपको, टेस्ट भी अगले वीक से शुरू हो जाएगा। मंडे को आपको कोनिक सेक्शन, पहले हाइपरबोला पढ़ाऊंगा मैं और कोनिक सेक्शन की प्रैक्टिस होगी। 3 से 4 घंटे आपका कोनिक सेक्शन चलेगा, ठीक है, 3 घंटे के आसपास। तो जितना पैराबोला और मैंने आपको और इलिप्स पढ़ाया है वो आप पढ़ के आइएगा। हाइपरबोला उस दिन मैं पढ़ाऊंगा और कोनिक सेक्शन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा उस दिन, ठीक है। क्या आ गया यहां से आंसर, वही काम करना है ना, कॉन्सेप्ट समझिए ना। कितने क्वेश्चन लगा लोगे आप थीटा पुट पुट करके और एबीसी डाल डाल के, सारे तो नहीं लग सकते बेटा कि सब में एबीसी वैल्यू डाल डाल के ही निकाल सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ दिखेगा कि ये कितना हो जाएगा 2b, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a प्लस सी। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सी, तो ए बी सी किस में हो जाएगा, एपी में। ए बी सी किस में हो जाएगा, एपी में। अब बताओ ये एपी में है तो इनके बारे में आपको बताना है। अब ये एपी में है, नहीं परसों तो आपको कोनिक सेक्शन होगा, ठीक है, कोनिक सेक्शन होगा उस दिन, कोनिक सेक्शन होगा उसमें। ये क्या करेंगे बताओ, ये एपी में है तो यहां से कुछ न कुछ तो निकालना पड़ेगा आपको, यहां से कुछ न कुछ तो आपको निकालना पड़ेगा। ये एपी में है तो देखो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है।
ठीक है, तो ये बताइए कि 1/√b प्लस रूट, सॉरी, 1/√b प्लस √c, √b प्लस √c। अच्छा, ए बी सी ए पी में है, तो हम ये भी तो लगा सकते हैं b माइनस ए बराबर c माइनस बी, ये कर सकते हैं। तो यही करते हैं हम यहाँ पर, दिस माइनस दिस कर देते हैं, दिस माइनस दिस कर देते हैं, 1/√c प्लस √a माइनस 1/√b प्लस √c, और दिस माइनस दिस कर देते हैं, 1/√a प्लस √b माइनस 1/√c प्लस √a। तो ये बताइए कि ये यहां से क्या आएगा, ये यहां से क्या मिल रहा है, जल्दी बताओ, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करिए, यहां से ए क्या मिल रहा है, जल्दी बताओ। ये इधर जाएगा, √b प्लस √c माइनस √c माइनस √a अपॉन, देखो √c प्लस ए के साथ कट जाएगा तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यहां बचेगा √b प्लस √c। फिर ये ऊपर जाएगा √c प्लस √a माइनस √a माइनस √b, ये चीज तो कटी जाएगी, √ca, तो ये तो कट गया होगा, बचेगा √a प्लस √b। क्या हो जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, √b प्लस √a माइनस √b, यहाँ b माइनस ए हो जाएगा और ये c माइनस बी हो जाएगा, मतलब ए बी सी यहां से AP में मिल गया। ए बी सी क्या मिल गया, AP में मिल गया। ठीक है, ए बी सी क्या मिल गया, AP में मिल गया। ए बी सी क्या मिल गया, AP में मिल गया। बताइए, ए बी सी क्या मिल गया, AP में मिल गया। अब डाल दीजिए कोई भी वैल्यू यहाँ पर। अच्छा, ए बी सी AP में है तो AX BX CX ये भी AP में होगा, +1 कर देंगे तो भी AP में होगा, और कोई नंबर AP में है जैसे 1 2 3, अब मैंने P की पावर लगा दी, तो ये बताओ किस में हो जाएगा, GP में हो जाएगा ना, ये GP में हो जाएगा कि नहीं। यदि मैंने यहाँ P की पावर लगा दी तो ये GP में हो जाएगा ना। अब देखिए, कोई भी नंबर 246 248 246 ये AP में है ना, अब इसमें लगा दीजिए P की पावर 2 P की पावर 4 P की पावर 6, ये किस में हो जाएगा, GP में हो जाएगा कि नहीं। भाई ABC तो AP में आया, लेकिन अच्छा AX+1 BX+1 CX+1 ये भी AP में आएगा, लेकिन जब P की पावर लगाएंगे ओवरऑल तो ये GP में बन जाएगा कि नहीं। भाई P की पावर पूछ रहा है ना, वो GP में बनेगा कि नहीं। क्लियर, बताइए। अरे यार बोल दो भाई, बोल दो। चलो, nth टर्म बताना है। अच्छा, कभी भी nth टर्म बताना होगा, nवां पद बताना होगा, वहां पर एक कॉन्सेप्चुअल हम ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। वो क्या है, देखो, इसका nवां पद बोला है ना, इसका nवां पद बोला है, ठीक है, तो ये बताओ कि इसमें से जो भी nवां पद होगा उसमें n बराबर 1 रखने पर ये मिलना चाहिए, उसमें n बराबर 1 रखने पर ये मिलना चाहिए, और उस जो भी nवां पद होगा, nth टर्म होगा, n बराबर 2 रखने पर ये मिलना चाहिए, n बराबर 3 रखने पर ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, वही तो आपका nth टर्म होगा, वही nth टर्म होगा। तो आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें n बराबर 1 डालने पर ये आ रहा है, n बराबर 2 डालने पर ये आ रहा है, n बराबर 3 डालने पर ये आ रहा है। वही 2 3 चेक कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। 2 3 चेक कर लीजिए।
n बराबर 1 पहले वाले में रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो ये वाला, इससे मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो यहां ध्यान से देख लो, ऐसा चल रहा है ये 1 4 7 10 ऐसे चल रहा, 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, ये एपी है और ये जीपी चल रही है, ऐसे चल रहा है। तो दोनों का, ये एपी चल रही है और ये जीपी चल रही है, ठीक है, ए जीपी है। तो देखो पहला टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई, दूसरा टर्म यहां पर लिखा गया, तीसरा टर्म यहां, वैसे ही nth टर्म क्या होगा, दोनों का nth टर्म निकाल लीजिए और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यही आ जाएगा। 147 का nth टर्म निकाल लीजिए, 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब का nth टर्म निकाल लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके ओवरऑल nth टर्म लिख लीजिए। इसका nth टर्म क्या होगा, इसका 1 + n-1, और डी कितना है आपका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3n-2 हो जाएगा। और यहां देखो दूसरे टर्म में 5 की पावर 1 है, तीसरे टर्म में 5 की पावर 2 है, चौथे टर्म में 5 की पावर 3 है, तो nth टर्म में 5 की पावर n-1 होगा, तो ये इसका nth टर्म मिल गया। तो इसका nth टर्म ये, नीचे वाला का nth टर्म ये, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका nth टर्म बना लेंगे हम, जो कि आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट का तरीका हो गया, ठीक है। n बराबर 1 रखिए भैया, n बराबर रखेंगे 3 × 1 - 2/5 की पावर 1 - 1, 3 में से 1 3, 3 में से 2 गया 1, 1/5 की पावर 0, 1/1 बराबर 1। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये ए जी पी है, ठीक है। 4 पहले कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 2 × 1/3, 3 × 1/3 स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। ए जी पी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r + pr/1 - r का होल स्क्वायर। इनफाइनाइट ए जी पी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन का। अरे जीपी वाले में पहले में 1/5 की पावर 0 है, दूसरे में 5 की पावर 1 है, तीसरे में 5 की पावर 2 है, चौथे में 5 की पावर 3 है। तो यार nth टर्म में एक कम होगा, पहले में 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, तो nth टर्म में 5 की पावर n-1 होगा, सिंपल। यहां मैंने 4 कॉमन लिया क्योंकि फॉर्मूले में पहला जीपी का पहला टर्म 1 होना चाहिए, इसमें लगा देते हैं a/1 - r, a/1 - r 1/1 - जीपी में r कितना है 1/3 प्लस टी इंटू आर, डी कितना है इस एपी, जो एपी चल रही थी उसका डी 1 है, आर कितना है 1/3 अपॉन 1 - 1/3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/3, तो ऊपर हो जाएगा 3/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, मतलब 9/4, तो ये हो गया 3/2, तो ये 3/4 हो जाएगा। चेक करो एक बार कितना आ रहा है, ठीक है ना ये एक। कितना आ जाएगा ये, 4 × 9/4 कितना हो जाएगा, 9 9 हो जा रहा है। यहां भी देखो वही करना है, 2 की पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 करना है। 1/4 कॉमन ले लीजिएगा, 1 + 1/2, नहीं यहां तो सीधे जीपी है, a/1 - r है सीधे, ठीक है। ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा तो आसान है। ये सब कौन सा बता दूं मैं, एक काम करो तुम जाके पहले लगाओ, ठीक है, इनको लगाइए पहले, कल मुझे बताइएगा। ये सब क्वेश्चन है ना, इनको लगाइएगा, इनमें आप मुझे नंबरिंग बताइएगा, ठीक है, फिर मैं आपको करवाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात।
मैं अभी डीपीपी अपलोड करवा देता हूँ ये वाली। इसको आप लगाइएगा, फटाफट मुझे नंबर बताइएगा, ठीक है? मैं तुरंत करवा दूंगा। कहाँ तक मैंने डिस्कशन कर लिया है ये मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ तक किया है, कहाँ तक कर लिया है मैंने डिस्कशन। 31 नंबर तक डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद फटाफट आप बताते चलिएगा, मेजोरिटी जो कहेगी उसी पर मैं बता दूंगा, ठीक है? तो पहले एक बार जाकर आप इन सारे 120 क्वेश्चन को देखिए। बेटा सबको कहाँ कहाँ स्किप किया है मैंने आपको हिंट दे रहा हूं, आप जाके लगाइए। प्रैक्टिकली आप मेरे से यदि सोच रहे हो कि मैं आपको 400-500 क्वेश्चन कराऊं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि आप जाके करिए। बेटा आपको खुद ही करना है ना क्वेश्चन, मेरे से मैं आपको 20 घंटे यदि इंगेज रखूंगा तो कैसे काम चलेगा? तो मैं कुछ का तो हिंट दे रहा हूं ना, कुछ करवा रहा हूं आपको, सब तो नहीं करवा सकता ना मैं। कुछ मैं हिंट दे रहा हूं, आपको खुद करना। आप ये सोचिएगा हमेशा, आपसे यदि खुद क्वेश्चन लग रहे हैं तभी एग्जाम में फायदा है। टीचर कितनी जल्दी कर रहा है उससे कतई मतलब नहीं है कि आपका हो जाएगा। आप खुद समझिए इस बात को। मैं कितनी जल्दी सॉल्व करता हूं, मैं किसी क्वेश्चन में कितनी आसान अप्रोच लगा देता हूं, इससे कतई मतलब नहीं है। आप जाइए, यदि आप सीख रहे हो तो उस चीज को खुद अपने, अब आप जब प्रैक्टिस करिए तो अप्लाई करके देखिए कि क्या वो चीज हो रही है मेरे से कि नहीं, तब उसका फायदा है, ठीक है? तब उसका फायदा है। मैं कितनी जल्दी सॉल्व करूंगा इससे नहीं आपका होगा सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन आपके अपने करने से होगा। मेरे कितने, मैं तो आपको इंगेज रख सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसको तुम रट्टा मारोगे, उसको देख लोगे तो नहीं होगा। आप पता टीचर से क्यों पढ़ रहे हो? टीचर आपसे बस आपको ये सिखा दे भाई इसमें करना है, इससे आप क्वेश्चंस लगा सको, और क्योंकि एग्जाम में तब आपको फायदा होता है। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल गया है। आजकल क्या हो रहा है मैथ में, ऐसा लग रहा है कि टीचर जो कराएगा वही आएगा एग्जाम में। ये ट्रेंड गणित के लिए बहुत गड़बड़ है, मैथ में ये नहीं है, बाकी सब्जेक्टों में चलेगा। मैथमेटिक्स में हमेशा नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, गिने चुने। यदि मैं आपको 1000-2000 कराऊंगा तो उसमें तो 10 5 मैच कर जाएगा गलती से। जो भी आप ये कर रहे हो ना, इसलिए नहीं कर रहे हो, मैं आपको बस उस काबिल बना रहा हूं कि आप इससे जाकर अपना पीवाईक्यू लगा सकें, कोई भी टेस्ट दें उसको लगा सकें क्वेश्चंस को। मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन रटवाना नहीं है, क्योंकि उससे पेपर नहीं निकलेगा आपका यदि आप क्वेश्चन रटोगे तो। आप सोचिए, यदि 1000 क्वेश्चन कराने से वही पेपर में आते तो मैं आपको पढ़ाता क्यों? मैं सीधे आंसर रटने के लिए दे देता। इसलिए आप दिमाग में डालिए कि आप चीजों को सीखने का प्रयास करें, ना कि क्वेश्चंस को याद कर लें कैसे किया जा रहा है। उससे सीखिए और उस पर क्वेश्चन लगाइए। तो आपको मैं एक दिन का समय दे रहा हूं, आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है? आपसे पीवाईक्यू लगा होना चाहिए सीक्वेंस सीरीज का, ये सब डीपीपी की चीजों के बारे में, ठीक है? ये लगा होना चाहिए। कल आखिरी दिन है जो मैं आपको सीक्वेंस सीरीज के बारे में ये पूछूंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, और मैं करवाऊंगा भी, और मैं पूछूंगा। उसके बाद जो ऐसे मैं आपको रिस्पांस मिलेगा कि सर इसमें प्रॉब्लम है, फिर अपने आप मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा जिसमें करवा दूंगा सब कुछ। एक ही चैप्टर को हमेशा लेके नहीं चलना है, ठीक है? तो जाइए, पूरे पीवाईक्यू पर नजर डालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, कि हमसे कौन से नहीं लग रहे हैं, किस ईयर के नहीं लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बनाए हो तो आप एक चैप्टर को अच्छा करो, फिर दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, कल से हम चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए धन्यवाद।
कल बताइएगा मुझे, फटाफट बताइएगा 32 नंबर के बाद कौन से क्वेश्चन में आपको समस्या है, फटाफट बता दूंगा। चलिए, हाँ क्योंकि सीक्वेंस सीरीज की बहुत प्रैक्टिस हुई है इसलिए मैं ज्यादा इस पर समय नहीं दूंगा। चलिए धन्यवाद।